नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी देश और दुनिया की वो तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। लोकसभा अध्यक्ष ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। सरकार की बैठक में नहीं शामिल होगी टीएमसी। संसद का मॉनसून सत्र कल से। कश्मीर के त्राल में 3 आतंकी ढेर। पाकिस्तानी फायरिंग में 1 जवान शहीद। दिल्ली में महबूबा मुफ्ती ने कहा, घाटी में शांति के लिए चाहिए पूरे मुल्क का साथ। बिहार में जेडीयू आरजेडी में गहराया मतभेद। मुख्यमंत्री नीतीश ने आज बुलाई विधायकों की बैठक। तेजस्वी के इस्तीफे से लालू का इनकार। पूर्वोत्तर में भीषण बाढ़ को लेकर सेना अलर्ट। 85 लोगों की मौत, 12 लाख से ज्यादा पीड़ित। गुजरात में भारी बारिश से 3 की मौत। और आईसीसी महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में टीम इंडिया न्यूजीलैंड को 186 रनों से दी मात। मिताली राज का शानदार शतक। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में लोकसभा अध्यक्ष निचले सदन में कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील करेंगी। ये बैठक आज शाम 7 बजे संसद के लाइब्रेरी बिल्डिंग में होगी। दूसरी तरफ सरकार ने भी आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मॉनसून सत्र 17 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान विपक्षी पार्टियां कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में हैं। संसद के मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए 18 विपक्षी दल लामबंद हो गए हैं। कल से शुरू हो रहे सत्र में कृषि संकट, नोटबंदी और जीएसटी समेत अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है। दूसरी तरफ बीजेपी ने एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का समर्थन सुनिश्चित करने के लिए आज शाम सहयोगी दलों के सांसदों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। सोमवार से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। 11 अगस्त तक चलने वाले सत्र के पहले ही दिन राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और 20 जुलाई को इसके नतीजों का ऐलान होगा। सत्र के दौरान ही उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होगा। सरकार को घेरने के लिए 18 विपक्षी दल लामबंद नजर आ रहे हैं। विपक्ष कृषि संकट, किसानों की आत्महत्या, जीएसटी और नोटबंदी समेत तमाम मुद्दों को सत्र के दौरान उठाने की तैयारी में हैं। किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा है, उस इश्यू को तो हम पहले उठाएंगे। फिर एक लिंचिंग का इश्यू है, जीएसटी में जो खामियां हैं, कमियां हैं, उसके बारे में भी हमको बात करना है। विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच और सीबीआई, ईडी के छापों का मुद्दा भी सत्र के दौरान उठ सकता है। विपक्षी पार्टियों ने सत्र से पहले ही इसके संकेत देने शुरू कर दिए हैं। टीएमसी ने सरकार की ओर से रविवार सुबह 11 बजे बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में नहीं जाने का ऐलान किया है। हालांकि टीएमसी सांसद रविवार शाम 7 बजे स्पीकर की बैठक में शामिल होंगे। सत्र से पहले चीन और कश्मीर समस्या पर सरकार ने भी सर्वदलीय बैठक कर विपक्ष को साथ लेने की कोशिश की। हर मुद्दे पर हम सभी को साथ लेकर के सभी को विश्वास में लेकर आगे बढ़ते रहे, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। रविवार को ही बीजेपी संसदीय दल और एनडीए की भी बैठकें होंगी। मॉनसून सत्र के दौरान ही वित्त पर संसदीय समिति नोटबंदी को लेकर अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करेगी। साथ ही सत्र के दौरान कई विधेयकों पर विचार होगा और अहम मुद्दों पर चर्चा भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार के उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जेडीयू और आरजेडी के बीच मतभेद कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे। जेडीयू ने भी कहा है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उनकी पार्टी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज जेडीयू विधायक दल की बैठक बुलाई है। और हम बंधे हुए हैं अपने पार्टी से,
अब विधानमंडल ने जो निर्णय ले लिया है कि तेजस्वी यादव को इस्तीफे का सवाल ही नहीं है, जिनको संपत्ति देखना है, समझना है, 20 बार हम सफाई दे चुके हैं और सब पब्लिक डोमेन में है, जाकर देखो। शुक्रवार देर रात लालू यादव के इस बयान के बाद साफ है कि तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देने जा रहे। जेडीयू लगातार तेजस्वी यादव के ऊपर लगे आरोपों पर सफाई देने की मांग कर रही है। लालू यादव ने इस बयान के जरिए उसका भी जवाब देने की कोशिश की। लालू यादव का कहना है कि एफआईआर इस्तीफे का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता। हालांकि जेडीयू अब भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। पार्टी नेता केसी त्यागी ने पार्टी के रुख को कुछ इस तरह से साफ किया। वो चूंकि स्वयं भी इस्तीफा दे चुके, इसलिए अपने मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों के इस्तीफे ले चुके हैं, इसलिए उनके किसी मंत्रिमंडल के साथी पर अगर मुकदमे दर्ज होते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अपनी रिपोर्ट देती हैं, तो उनको मुख्यमंत्री को भी, प्रदेश को भी और सार्वजनिक जीवन में रहने के कारण सबको सेटिस्फैक्ट्री जवाब देने चाहिए। आरजेडी और जेडीयू के बीच जारी खींचतान पर बीजेपी ने कुछ इस अंदाज में चुटकी ली। देखिए, कल रात को लालू यादव के बयान के बाद अब इस गठबंधन में कुछ बचा नहीं है। शह और मात का खेल चल रहा है, कौन इस्तीफा देगा कि बर्खास्त होगा। राजद नहीं चाहता है कि वो इस्तीफा दे, वो चाहता है कि हमको बर्खास्त कर दें, और जदयू चाहता होगा कि बर्खास्तगी न हो, वो स्वयं इस्तीफा दे दे। तो शह मात के खेल में अंततः बर्खास्तगी ही होगी। दोनों पार्टियों के बीच तनातनी की बानगी शनिवार को पटना में एक कार्यक्रम के दौरान भी दिखी। विश्व कौशल दिवस के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी शामिल होना था, लेकिन आखिरी वक्त में तेजस्वी ने कार्यक्रम में शामिल होने से असमर्थता जताई। इसके बाद कार्यक्रम से तेजस्वी के नेम प्लेट को हटा दिया गया। आरजेडी का कहना है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों की मदद से महागठबंधन की सरकार को अस्थिर करना चाहती है। पिछले हफ्ते सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोप में तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था। 7 जुलाई को लालू प्रसाद यादव से जुड़े 12 ठिकानों पर छापेमारी भी हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सियासी संकट के बीच नागालैंड के मुख्यमंत्री शुहोजले लिजेत्सु ने बहुमत का दावा किया है। उन्हें फिलहाल गुवाहाटी हाईकोर्ट से राहत मिली हुई है। हाईकोर्ट की कोहिमा पीठ ने मुख्यमंत्री की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्यपाल को आदेश पर रोक लगा दी। मामले की सुनवाई कल होगी। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने नागालैंड विधानसभा में मुख्यमंत्री शुहोजले लिजित्सु को बहुमत साबित करने के राज्यपाल के निर्देश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री लिजित्सु की तरफ से हाईकोर्ट में दलील दी गई थी कि राज्यपाल का निर्देश असंवैधानिक है। I am still holding the fort. I am running the government normally, running the offices normally. I have all the party with me. So the government is going strong. इसमें कहा गया कि अंगामी एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव की प्रक्रिया जारी है और मुख्यमंत्री लिजित्सु चुनाव मैदान में हैं। ऐसे में उन्हें 15 जुलाई तक बहुमत साबित करने के लिए निर्देश देना सही नहीं है। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि उनके पास बहुमत है और वो सामान्य तरीके से सरकार चला रहे हैं। तो दे हैव गॉन टू द कोर्ट, दैट इज स्टे लाया 17 तारीख को, क्योंकि प्रेसिडेंट इलेक्शन है। इलेक्शन के बाद कोर्ट जो कहेगी उसके बाद वो एक्शन देना है। आई हैव नथिंग टू डू विद हु इज गोइंग टू बी द लीडर, हु इज नॉट गोइंग टू बी द लीडर। मैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जिनके पास मेजॉरिटी है, वन हु हैज गॉट द मेजॉरिटी, क्लियर मेजॉरिटी, ही हैज टू बी द चीफ मिनिस्टर, ही हैज टू बी द लीडर ऑफ द हाउस। इस बीच मुख्यमंत्री लिजित्सु के नेतृत्व में मंत्री परिषद ने राज्यपाल पीबी आचार्य से कल मुलाकात भी की थी। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से विधायकों के बीच सुलह के लिए कहा है। नागालैंड समन्वय समिति के लोकतांत्रिक गठबंधन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कुजोलुजो नियो ने राज्यपाल से कहा कि उनकी तरफ से गठबंधन बरकरार है और वर्तमान संकट सिर्फ नागा पीपल्स फ्रंट के अंदर है। दरअसल रविवार को नागालैंड के पूर्व मुख्यमंत्री टी.आर. ज़ैलियांग की तरफ से बहुमत के दावे के बाद राज्य में सियासी संकट गहरा गया। राज्यपाल ने लिजित्सु सरकार से आपात सत्र बुलाकर 15 जुलाई तक बहुमत साबित करने के लिए कहा था, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने इनकार कर दिया था।
इसके बाद राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को दोबारा चिट्ठी लिखकर शनिवार तक बहुमत साबित करने के लिए कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों ने शनिवार को 3 आतंकवादियों को मार गिराया। कुलगाम में आतंकियों ने सीआरपीएफ के दस्ते पर ग्रेनेड से हमला किया। इसमें एक जवान घायल हो गया। वहीं राजौरी में एलओसी पर पाकिस्तान की फायरिंग में एक जवान शहीद हो गया। जम्मू कश्मीर के त्राल में शनिवार को सेना को अहम कामयाबी मिली। सेना, पुलिस और सीआरपीएफ के साझा ऑपरेशन में 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया था। आतंकियों की ओर से फायरिंग करने के बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। There was input about couple of militants in that area ahead of Ariwal Tral. A joint operation was Army, CRPF and SOG of JNK police. The outfit is not known, but most probably they are looking like foreign terrorists. कश्मीर में सेना की 15वीं कोर के GOC लेफ्टिनेंट जनरल जे संधू ने कहा है कि घाटी में आतंक के खिलाफ अभियान नहीं रुकेगा। इस साल अब तक 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया है। सेना का कहना है कि अमरनाथ यात्रा पर हुए हमले के जिम्मेदार आतंकियों की तलाश की जा रही है। Today, as you have pointed out, an operation is going on in Aripal, and I'm sure that we will continue eliminating these terrorists who are moving around in this area. So I'm not too worried about the situation becoming too bad or alarming. The situation will remain under control. In fact, the assessment is we will continue improving the situation. अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले के सिलसिले में पीडीपी विधायक एजाज अहमद मीर के ड्राइवर तौसीफ को हिरासत में लिया गया है। तौसीफ ने 7 महीने पहले पीडीपी विधायक के पास काम करना शुरू किया था। इस बीच राज्य सरकार ने हमले की जांच के लिए 6 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कल गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने घाटी के हालात पर बातचीत की। बैठक के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर में बाहरी ताकतें अशांति फैलाने की कोशिश कर रही हैं और कश्मीर समस्या का समाधान सभी को एकजुट होकर निकालना होगा। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह से दिल्ली में मुलाकात की। उन्होंने कश्मीर में कानून व्यवस्था की स्थिति और अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने राज्य में शांति बहाली के लिए उठाए जा रहे अहम कदमों पर भी चर्चा की। बैठक के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर में बाहरी ताकतें अशांति पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में पूरे मुल्क की राजनीतिक पार्टियों को एक साथ आने की जरूरत है, क्योंकि कश्मीर में हम कोई लॉ एंड ऑर्डर की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। जब तक इसमें पूरा मुल्क हमारा साथ नहीं देता है, पूरी पॉलिटिकल पार्टीज हमारा साथ नहीं देता है, तब तक हम ये जंग नहीं जीत सकते। इस जंग में बाहर के फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, बाहर से मिलिटेंट आ रहा है और उनकी कोशिश यही होती है कि किस तरह से हम जम्मू कश्मीर के माहौल को खराब करें। सोमवार को अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों की बस को आतंकियों ने निशाना बनाया था। इस हमले में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। इसके बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर और पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कश्मीर का दौरा किया था और कश्मीर के हालात को लेकर मुख्यमंत्री, राज्यपाल और दूसरे अधिकारियों के साथ बैठक की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का समर्थन के लिए देशव्यापी दौरा शनिवार को खत्म हो गया। कल उन्होंने महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात का दौरा किया। सबसे आखिरी पड़ाव में वो गांधीनगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गुजरात के बीजेपी सांसदों और विधायकों से मुलाकात की। इससे पहले रामनाथ कोविंद ने मुंबई का दौरा किया था। मुंबई में उन्होंने महाराष्ट्र के एनडीए सांसदों और विधायकों की बैठक को संबोधित किया। रामनाथ कोविंद ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को फोन करके उनकी उम्मीदवारी का समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति पद के लिए 17 जुलाई को मतदान होना है। कोविंद ने कल कुल 26 राज्यों का दौरा किया। और खबरें जारी हैं, हम लौट रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU के ट्रॉमा सेंटर में शनिवार देर शाम भीषण आग लग गई। फिलहाल घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि आग लगने के चलते ट्रॉमा सेंटर में भगदड़ मच गई। खबर के मुताबिक ट्रॉमा सेंटर में शाम 7 बजे दूसरी मंजिल में आग लगी थी, जिसने बाद में तीसरी मंजिल को भी अपनी चपेट में ले लिया। खबर फैलते ही निचली मंजिलों से मरीजों को बाहर निकाल लिया गया। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों को करीब 2 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। शुरुआती छानबीन के मुताबिक दूसरी मंजिल पर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी थी। KGMU के कुलपति प्रोफेसर MLB भट्ट ने दावा किया कि सभी मरीज सुरक्षित हैं।
सरकार ने व्यापारियों को जल्द से जल्द जीएसटी से जुड़ने के लिए कहा है, नहीं तो 30 जुलाई के बाद पंजीकरण बंद हो जाएगा और उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। इस बारे में वित्त मंत्रालय ने कल बयान भी जारी किया। अगर कोई व्यापारी जानबूझकर पंजीकरण नहीं कराता तो उसे इनपुट टैक्स का फायदा नहीं मिलेगा। सरकार ने देश भर के व्यापारियों से जीएसटी के तहत 30 जुलाई तक पंजीकरण कराने के लिए कहा है। हालांकि ऐसे कारोबारियों को नई कर व्यवस्था में रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है जिनका कारोबार 20 लाख रुपए से कम का है या फिर जिनकी वस्तुएं या सेवाएं जीएसटी के दायरे में नहीं आती। लेकिन अगर किसी कारोबारी का कामकाज पिछले वित्त वर्ष में 20 लाख से ज़्यादा का रहा है तो उसे 30 दिन में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। देश में नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली 1 जुलाई से लागू है। शनिवार को वित्त मंत्रालय ने एक बयान में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन से होने वाले फायदे के बारे में बताया। मंत्रालय ने कहा कि 1 जुलाई से पहले कच्चे माल पर चुकाए गए टैक्स की वापसी का फायदा उपभोक्ताओं को मिल सकेगा और कर की राशि सीधे सरकारी खजाने में आएगी। उत्पाद कर, वैट या सेवा कर देने वाले कारोबारी जिन्होंने जीएसटी नेटवर्क पर रजिस्ट्रेशन करा लिया है और उन्हें टेम्परेरी आईडी नंबर मिल गया है, ऐसे कारोबारियों को 22 सितंबर तक पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी। उसके बाद जीएसटी आईएन नंबर जारी किया जाएगा। जिन करदाताओं को जीएसटी व्यवस्था में पंजीकरण की जरूरत नहीं है वे 22 जुलाई तक अपना पंजीकरण रद्द भी करा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दार्जिलिंग में बंद का 32वां दिन है। अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर कल प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर रैली निकाली। दार्जिलिंग में 1 महीने बाद भी हालात जस के तस हैं। अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को कई इलाकों में मार्च निकाला। आंदोलनकारियों का कहना है कि अलग गोरखालैंड बनने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। गवर्नमेंट से एक कहना है कि जब तक गोरखाओं का न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग स्ट्राइक कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी तक इतना आदमी लोग मर गया है यहाँ पे, लेकिन कोई भी सरकार से कहीं से भी कोई इसका मतलब बात के लिए कुछ बोला ही नहीं है। जल्द से जल्द सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे इंटरवेंट करके गोरखालैंड का जो हमारा इशू है उसको सेटल करेंगे और ये सारा जितना भी यहाँ पे एजिटेशन है उसको वो लोग सेटल करेगा। दार्जिलिंग में मेडिकल स्टोर, होटल, दुकानें, स्कूल और कॉलेज बंद हैं। लोगों को रोजमर्रा की चीजों के साथ ही खाने पीने के सामान की भी किल्लत हो रही है। पड़ोसी राज्य सिक्किम में भी इसका बुरा असर पड़ने लगा है। परिवहन व्यवस्था ठप होने की वजह से सिक्किम के पूर्वी जिले में रोजमर्रा की जरूरी चीजों की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और सोनादा में सेना की 3 टुकड़ियां लगाई गई हैं। प्रशासन ने इंटरनेट सेवाओं पर लगी पाबंदी को 25 जुलाई तक बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एनआईए और एटीएस उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर मिले विस्फोटक की जांच में जुटी है। टीम ने विधानसभा परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है। संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। विधानसभा की सुरक्षा में एटीएस के कमांडो की टीम तैनात हो गई है। एटीएस की टीम ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर खतरनाक विस्फोटक मिलने की घटना की जांच शुरू कर दी है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। एटीएस की 13 सदस्यीय टीम ने विधानसभा सचिवालय से उन लोगों की सूची हासिल की है जो सदन के अंदर जाने के लिए अधिकृत हैं। टीम ने इस दौरान विधानसभा परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है। संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। इस मामले में थाना हजरतगंज में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और उसका इन्वेस्टिगेशन एटीएस द्वारा किया जा रहा है। प्रकरण की एनआईए से विवेचना कराने के लिए लिखा गया है। इसके बाद जैसी उसमें कार्रवाई होगी किया जाएगा। इस बीच विधानसभा की सुरक्षा में एटीएस के कमांडो की टीम तैनात करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इस बारे में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की अगुवाई में टीम ने विधानसभा परिसर का मुआयना किया। नहीं, हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम है, वो इन्वेस्टिगेशन करेगी। उसमें जो भी तथ्य आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी या जांच आगे बढ़ेगी। बेसिकली अभी जो है हम लोग जो यहाँ की सिक्योरिटी का जो प्लान है उसके हिसाब से यहाँ का सर्वे कर रहे थे। विधानसभा भवन में PETN नाम का विस्फोटक मिलने के बाद इस मामले की जांच एनआईए और एटीएस से कराने का फैसला लिया गया था। साथ ही विधानसभा की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। विधायकों, मंत्रियों और विधानसभा कर्मियों के अलावा सभी के पास निरस्त करने का आदेश दे दिया गया है।
ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में सेप्टिक टैंक की सफाई करने के दरमियान 4 सफाई कर्मियों की दम घुटने से मौत हो गई और एक घायल हो गया। ये घटना घिटोरनी इलाके की है। पहले 2 सफाई कर्मी इस काम में लगे थे, लेकिन इनके बेहोश होने के बाद बाकी लोग इन दोनों को बचाने के लिए सेप्टिक टैंक में उतरे थे। बताया जा रहा है कि सफाई कर्मियों को जहरीली गैस की वजह से दम घुटने लगा और काफ़ी देर मशक्कत के बाद उन्हें सेप्टिक टैंक से निकालकर गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से 3 को फोर्टिस अस्पताल और बाकी 2 को एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। हालांकि अस्पताल में डॉक्टरों ने 4 को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक शख्स का इलाज फोर्टिस में चल रहा है। ये सभी लोग छतरपुर के अंबेडकर कॉलोनी के रहने वाले थे। और बात मौसम की। देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश से हालात खराब हैं। गुजरात में लगातार तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सौराष्ट्र क्षेत्र में 3 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोगों को बचाया गया है। राजस्थान के कई इलाकों में भी भारी बारिश हुई। पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ से लोग बेहाल हैं। असम में 7 और लोगों की मौत होने से आंकड़ा 59 हो गया। यहाँ कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ पीड़ित किसानों से मुलाकात करके मदद का भरोसा दिया। कहीं धसी जमीन तो कहीं डूबे मकान। पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिमी राज्यों तक बारिश और बाढ़ से लोग बेहाल हैं। गुजरात में लगातार हो रही बारिश से राज्य में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मोरबी, सुरेंद्रनगर और राजकोट में सबसे ज्यादा असर पड़ा है। तीनों जिलों के 3000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। एनडीआरएफ की टीमों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। राज्य के कई बांध में पानी का स्तर बढ़ गया है। अगर ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा दिक्कत हो सकती है, तो उसमें बचाव के लिए हमने सब प्रकार की व्यवस्था की है और अगर जरूर पड़े तो एयरफोर्स को भी हेलीकॉप्टर सर्विस के लिए हमने रिक्वेस्ट की है और वो अलर्ट पर है। अरुणाचल प्रदेश में भी बाढ़ और भूस्खलन से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। केंद्र की टीम ने अरुणाचल प्रदेश में हालात का जायजा लिया। गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया है। जरूरत पड़ने पर सेना को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। We have already issued directions to all the central forces, including the army, to help in clearing the road. Wherever the civil administration and central government requires help, the central forces will come. Our NDRF forces also, they are into the action in most of the places where they are. असम में भी बाढ़ से हालात में सुधार नहीं है। हजारों लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। मणिपुर में भी बारिश और बाढ़ से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। नागालैंड के कोहिमा के पास हुए भूस्खलन में नागालैंड और मणिपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 का एक बड़ा हिस्सा बह गया। सड़क का 70 मीटर हिस्सा बह जाने से यातायात बाधित रहा। बारिश आने के बाद से ऐसे हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, लैंडस्लाइड हो गया। और वो इसी जगह में हर साल हम लोग रास्ता मेंटेनेंस करता है, कभी तो माटी तो स्टेबल नहीं है, इसलिए साल में पूरा गिर जाता है। इधर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान समेत कई जगहों पर बारिश से लोगों को खासी मुश्किलें हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आने वाले समय में देश में हर 50 किलोमीटर के दायरे में पासपोर्ट केंद्र होगा। केंद्र सरकार इस दिशा में काम कर रही है। विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने कोलकाता में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन करते हुए ये जानकारी दी। उनके मुताबिक सरकार की मंशा है कि हर आदमी की पासपोर्ट सुविधा तक पहुंच हो। उन्होंने कहा कि वक्त था जब लोग पासपोर्ट के लिए जूझते थे, लेकिन अब सरकार चाहती है कि पासपोर्ट ऑफिस नागरिकों की तलाश करे। विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि पहले पासपोर्ट बनवाना लोगों के लिए काफ़ी जटिल काम था, लेकिन बीते 1.5 साल से सरकार लगातार इसे सरल करने पर काम कर रही है। और अब बात खेलों की। भारत ने आईसीसी महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इंग्लैंड के डर्बी में शनिवार को खेले गए अंतिम लीग मैच में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 186 रनों से करारी शिकस्त दी। राजेश्वरी गायकवाड़ की शानदार गेंदबाजी और कप्तान मिताली राज के शतक की बदौलत भारत को ये कामयाबी मिली। भारत ने न्यूजीलैंड के सामने 266 रन का लक्ष्य रखा था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी कीवी टीम 25.3 ओवर में 79 रन बनाकर ही ऑल आउट हो गई। गेंदबाज राजेश्वरी गायकवाड़ ने सबसे ज़्यादा 5 विकेट चटके, जबकि भारतीय कप्तान मिताली राज ने 109 रन बनाए। उन्होंने अपने करियर का 6ठा शतक लगाया।
आईपीसी पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2017 में भारत के भाला फेंक खिलाड़ी सुंदर सिंह गुर्जर ने स्वर्ण पदक जीता है। इंग्लैंड में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में भारत का ये पहला पदक है। सुंदर ने 60.36 मीटर के निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ सोने का तमगा अपने नाम किया। वहीं भाला फेंक F46 स्पर्धा में 18 साल के रिंकू ने निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में सुधार करते हुए 55.12 मीटर के साथ चौथा स्थान हासिल किया। वहीं पुरुष F57 गोला फेंक स्पर्धा में वीरेंद्र धनखड़ ने 13.62 मीटर के साथ चौथा स्थान हासिल किया। गरबाइन मुगुरुजा ने वीनस विलियम्स को हराकर विंबलडन के महिला एकल का खिताब जीत लिया है। फाइनल में गरबाइन मुगुरुजा ने वीनस को 7-5 और 6-0 से हराया। पहले सेट में दोनों खिलाड़ियों में कांटे की टक्कर रही, लेकिन दूसरे सेट में मुगुरुजा ने वीनस को वापसी का मौका नहीं दिया। गरबाइन मुगुरुजा के करियर का ये दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब। और अब आखिर में हेडलाइंस। लोकसभा अध्यक्ष ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। सरकार की बैठक में नहीं शामिल होगी टीएमसी। संसद का मॉनसून सत्र कल से। कश्मीर के त्राल में 3 आतंकी ढेर। पाकिस्तानी फायरिंग में एक जवान शहीद। दिल्ली में महबूबा मुफ्ती ने कहा, घाटी में शांति के लिए चाहिए पूरे मुल्क का साथ। बिहार में जेडीयू और आरजेडी में गहराया मतभेद। मुख्यमंत्री नीतीश ने आज बुलाई विधायकों की बैठक। तेजस्वी के इस्तीफे से लालू का इनकार। पूर्वोत्तर में भीषण बाढ़ को लेकर सेना अलर्ट। 85 लोगों की मौत, 12 लाख से ज्यादा पीड़ित। गुजरात में भारी बारिश से 3 की मौत। और आईसीसी महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में टीम इंडिया न्यूजीलैंड को 186 रनों से दी मात। मिताली राज का शानदार शतक। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार।